यस डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी जो ये हायर प्लांट्स होते हैं वो CO2 का फिक्सेशन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट की बात यहाँ आती है। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले की बात करते हैं। 1770 में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, बेलजार एक्सपेरिमेंट, है ना, और बताया कि रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या बताया कि साहब एक माइस है और एक कैंडल है, ये दोनों जल रही हैं और थोड़ी देर बाद ये जो कैंडल है वो बुझ जाती है, और ना सिर्फ कैंडल बुझ जाती है बल्कि माइस भी डेथ हो जाता है। तो कैंडल बुझ जाती है और माइस मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर है ये माइस ने भी खराब की है और कैंडल ने भी खराब की है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये मिंट का प्लांट रख देते हैं, यस, इन्होंने मिंट प्लांट लिया और मिंट प्लांट जब ये रखते हैं तो देखते हैं कि कैंडल भी जलती रहती है, चूहा भी नहीं मरता है। यानी जो प्लांट है वो प्लांट रीस्टोर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने कंक्लूजन दिया, प्लांट रीस्टोर द एयर, जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग जो कैंडल है वो रिमूव करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है जेन इंजनहॉर्स का। इन्होंने भी सेम सेटअप पे काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले से डार्क में रखा फिर सनलाइट में दिया, और ये बताते हैं कि सनलाइट इज इसेंशियल। यस, यानी जो ऊपर का वर्क है वो तभी होगा जब सनलाइट होगी। और इन्होंने एक और बात बताई कि सजेस्टेड दैट ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके बाद जूलियस वॉन सैच की बात आती है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब ग्रीन सब्सटेंसेज हैं प्लांट में कुछ, जिसे बाद में क्या कहा गया, क्लोरोफिल, इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, क्या कहा गया, क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ स्पेशल बॉडीज हैं, उन स्पेशल बॉडीज में कुछ ग्रीन सब्सटेंसेज हैं और वहीं पर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है। कब? जब ये ग्रो करते हैं। तो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एट स्टार्च, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई। चौथा एक्सपेरिमेंट जो है वो TW एंजलमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया इन्होंने? इन्होंने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली बताया। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म यूज किया, इस तरह से, ऐसे मान लो ऐसे प्रिज्म ले लिया और इस प्रिज्म से लाइट को पास कराया। तो देखते हैं क्या डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गई, और फिर यहाँ पर क्लेडोफोरा एल्गी को रख दिया और ये बताया कि कौन सी वेवलेंथ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है या ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। तो इन्होंने क्या किया, एल्गी कौन सी यूज की पूछी जाती है, क्लेडोफोरा एस्पेरोगेरा, क्लेडोफोरा इंपॉर्टेंट। दूसरा सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया लिया। अब आप सोचो कि साहब इन्होंने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिया, इससे क्या फायदा हुआ? चलो क्लेडोफोरा तो समझ में आता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन से क्या फायदा होगा? तो इस सस्पेंशन से ये फायदा हुआ कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा मिल जाएंगे अपने को। तो इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट होते हैं मेनली ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम में। यानी कि जो ब्लू और रेड लाइट की रेज हैं दैट आर मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और ये जो इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय TW एंजलमैन। ध्यान दीजिए, जब हम देखते हैं ग्राफ में तो देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? द ग्राफ रिप्रेजेंटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या पिगमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन केवल दिखा रहा है। ये देखिए, ये इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कौन कौन सी है ये यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये 400 है, दिस वन इज 500 nm, this one is 600 nm and that one is 700 nm। तो देखो यहां पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिख रहा है वो इस रेंज में दिख रहा है, और दूसरा जो मैक्सिमम दिख रहा है इस रेंज में दिख रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, एक रेड वाला जोन है और दूसरा ब्लू वाला है। तो इस ब्लू और रेड वाले में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? द ग्राफ रिप्रेजेंटेड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन रिलीज को। तो जब आप देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो देखिए यहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई और यहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। यहां देखो बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम है। क्लियर? लेकिन
पिगमेंट तो है ना भाई, तो कुछ ना कुछ तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, वो वहीं हो रही है जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। फिर उन्होंने क्या किया, एक क्लोरोफिल ए का इस तरह से देखा ग्राफ, तो देखो ये यहां पर सिमिलरिटी लगभग मिल रही है, लेकिन बोल रहे हैं क्या ये बिल्कुल 1:1 है? नहीं, बिल्कुल 1:1 नहीं है। कैसे, जरा देखो, यहां पे ये कंडीशन ये ऐसी है और ये ऐसी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, क्लोरोफिल ए का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये एक्शन स्पेक्ट्रम। तो क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन का एक्शन स्पेक्ट्रम से सीधा लेना है, क्योंकि क्लोरोफिल ए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो यहां से एक चीज और ये क्लियर निकल कर आती है कि क्लोरोफिल ए मेन मॉलिक्यूल है, और क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ये सब जो है, ये दीज आर एडिशनल मॉलिक्यूल जो हेल्प करते हैं, लेकिन मेन मॉलिक्यूल कौन होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लियर। फिर एक और वेरी इंपॉर्टेंट नाम आता है सीवी नील। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बताया, पहली बात तो कुछ पूछी जाती है ये कौन थे, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो किस पे काम करेंगे भाई, माइक्रोब्स पे। कौन से माइक्रोब पे, तो ही वर्कड ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लेकिन एक मजेदार बात है क्या, कि ये जो हाइड्रोजन लेते हैं वो H2S से लेते हैं। हाँ, और जब ये H2S से लेते हैं तो सल्फर रिलीज करते हैं। तो इन्होंने ये सिंपली बताया कि जैसे ये 2H2A है, CO2 आया और ये 2A रिलीज हो गया, यानी यहां पर जो कुछ भी A है वही रिलीज होता है। जैसे अगर हम सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, तो सल्फर बैक्टीरिया में ये जो H2A है, यहां पर होगा H2S, तो ये क्या रिलीज करेंगे बच्चे, सल्फर रिलीज करेंगे। बाकी जो ग्रीन प्लांट है वो क्या यूज करते हैं, तो वो वाटर यूज करते हैं। तो वाटर यूज करेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, और इन्होंने कहा कि वास्तव में जिस तरह से सल्फर बैक्टीरिया H2S यूज करके सल्फर रिलीज करते हैं, ठीक उसी तरह हायर प्लांट जो है ये वाटर का यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और बाद में ये चीज पता भी की गई, किससे पता चला गया, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज प्रोवाइडेड बाय रूमेन, हाशिद एंड कमेट। क्या क्या इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज किया टू प्रूफ दैट कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रही है, द ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज हैवियर ऑक्सीजन। ठीक है ना, यानी जो हमने ऑक्सीजन ली थी किसमें, वाटर में, वही ऑक्सीजन रिलीज हुई है। यानी ये अगर यहां पर 18 वाली ऑक्सीजन है, तो ये जो रिलीज हुई है ये भी कौन सी वाली है भाई, 18 वाली है। तो जो ये नॉर्मल CO2 वाली कार्बन है वो कहां गई, तो वो यहां गई, सॉरी CO2 वाली जो ऑक्सीजन है वो कहां गई, वो यहां आई, यहां आई। तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहां से आती है, वो आती है H2O से। इस तरह से फाइनली प्रूफ हो गया। नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहां पर हायर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज टर्म्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। बाकी सब आपने साइटोलॉजी में पढ़ रखा है। मेन चीज हमें देखना है कि यहाँ दो काम है। एक तो ये ग्रेना है, स्टैक्ड है। ग्रेना जो है, दीज आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन की साइट है। दूसरा ये जो मैट्रिक्स है इसका स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किसकी साइट है, तो स्ट्रोमा है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। मतलब क्या होगा, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बनता है। लाइट रिएक्शन का दो ही काम है। क्या काम है लाइट रिएक्शन में, बल्कि तीन बोल सकते हो। एक तो हो गया, अगर हम इस फॉर्म में देखें, कि प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, और एक प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों काम लाइट रिएक्शन में होते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में केवल CO2 फिक्सेशन होता है बाय कंज्यूमिंग
प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यस, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं कौन कौन, एटीपी और NADPH2। खासतौर से दो प्रोडक्ट एटीपी और NADPH2, इन दोनों के यूज से CO2 फिक्सेशन होता है। तो वास्तव में यहां ग्रेना के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बाकी आप जानते हैं ये स्टार्च ग्रेन्यूल है, लीफ ड्रॉपलेट है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक बात और एनसीईआरटी ने थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है कि जब मान लो जैसे ये कोई सेल है, मेसोफिल सेल है, और मान लीजिए यहां पर लाइट जो है वो लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग लाइट है, तो अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ऐसे अरेंज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लाइट में बेटा। लेकिन अगर लो लाइट है तो क्या करेगा, तो अगर लो लाइट है तो वो अपनी जो सरफेस है उसको इस तरह से रखेगा, ऐसे रखेगा। क्लियर? चलिए, अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। यहां पर दो तरह के थैलेकॉइड नजर आ रहे हैं आपको। कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक तो देखो ये वाले थैलेकॉइड होते हैं बेटा, ये सिंगल वाले, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड। कौन से थैलेकॉइड बोलते हैं? स्ट्रोमा थैलेकॉइड। और दूसरे ये वाले थैलेकॉइड हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रैनम थैलेकॉइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड हैं इनमें केवल होता है PS1, और जो ये ग्रेना थैलेकॉइड हैं इनमें दोनों पाए जाते हैं। इनमें PS1 भी होता है और PS2 भी होता है। बोथ टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर प्रेजेंट। तो इसलिए अच्छा, यहां पर एक NAD रिडक्टेज एंजाइम है, वो नहीं होता। तो यहां NADPH2 का फॉर्मेशन, सॉरी NADP रिडक्टेज एंजाइम, तो यहां NADPH2 की सिंथेसिस भी नहीं होती, वो यहीं होती है। ग्रैनम थैलेकॉइड आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या होता है, बाकी वो बताएंगे आपको। तो यहाँ केवल और केवल ATP बनता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ NADPH2 और ATP, इन दोनों की सिंथेसिस होती है ग्रैनम थैलेकॉइड में, और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में केवल क्या बनता है, ATP बनता है। तो फोटोसिस्टम क्या होता है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या PS1 PS2 दो होते हैं, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक बड़ी प्यारी लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि इसको जिसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो था, फर्स्ट डिस्कवर्ड, उसको नाम दे दिया गया PS1, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसे PS2 बोल दिया गया। तो ये वर्किंग के बेस पे नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसे PS1 बोल दिया गया, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसे PS2 बोल दिया गया। तो ध्यान दो, एक पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है, ये मैनी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब पिगमेंट मॉलिक्यूल अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिजोनेंस से एक दूसरे को पहुंचाते हैं। कहां पर? फाइनल रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर वो जगह होती है जहां जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है और अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो बहुत पहले क्वेश्चन आता था, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस? तो फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस में है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज बाय पिगमेंट मॉलिक्यूल, और इसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाना, और तुरंत इसको प्राइमरी एक्सेप्टर कैच कर लेगा। ठीक है ना। तो प्राइमरी एक्सेप्टर इसको तुरंत ले लेगा और फिर उसको यूज करेगा सिंथेसिस के लिए। तो दो तरह का प्रोसेस होगा यहाँ, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक। क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी, ये फोटोन के फॉर्म में जो हमारे पास ये एनर्जी आ रही है, इसका जो यूज ये प्लांट करने वाला है वो किसमें करने वाला है? वो करने वाला है एटीपी सिंथेसिस में। तो लाइट एनर्जी के कारण ये सिंथेसिस हो रही है, दैट्स वाई इसको कहा जाता है फोटो फास्फोराइलेशन। क्या कहा गया? फोटो फास्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बन रहा है by using which energy? Light energy. And that's why this process is termed as photophosphorylation. रेस्पिरेशन में जो होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए ये दो तरह का होता है बेटा। कैसा कैसा? एक है साइक्लिक, दिस वन इज टर्म्ड एज साइक्लिक,
and this one is termed as non-cyclic. सर ऐसा क्यों? एक को साइक्लिक बोला आपने, एक को नॉन साइक्लिक बोला, आखिर क्यों? तो देखो यहां पर जब लाइट रेज आती है, यहां जो रिएक्शन सेंटर है कौन सा है? P700. दिस इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ किस PS का? PS1 का। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ अगेन ये आ जाता है P700 में, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहीं वापस आ गया एनर्जी को लूज करके, और रास्ते में इसने क्या बनाया? रास्ते में इसने एटीपी सिंथेसिस बना दी। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इज टर्म्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोल देंगे बेटा? इस तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कह देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे इसको? इस तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम बोल देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा बोलेंगे? जल्दी से बताओ। साइक्लिक। क्यों साइक्लिक बोलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकला है और घूमकर वापस यहीं आ गया है, तो दैट इज टर्म्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? अब देखो दूसरे में क्या हुआ, यहां पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है किसका? PS2 है। ये कौन है? ये है PS1। यहां पे रिएक्शन सेंटर कौन है बेटा? अभी आपने देखा P700। यहां पे रिएक्शन सेंटर कौन है? P680 से 690, जनरली P680 बोल देते हैं हम लोग, और 680 to 690 भी बोल सकते हो। इसने लाइट लिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया तो एटीपी बन गया। लेकिन अब ये वापस नहीं जा पाया, क्योंकि तब तक यहां का इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास यहां NAD होता है, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये NADPH बना दिया। तो NADPH की सिंथेसिस हो गई और ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो NADPH बना के खत्म हो गया, तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। मन में आया ना? तो देखो यहां PS सेकंड भी काम कर रहा है और PS फर्स्ट भी काम कर रहा है। पहले कौन काम कर रहा है? PS सेकंड। फिर कौन कर रहा है? PS1। अब यहां क्या हो रहा है? दो चीजें बन रही हैं। क्या क्या बन रहा है? यहाँ ATP और NADPH2 बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं? दो प्रोडक्ट है, एक ATP है, दूसरा है NADPH। क्लियर? दो प्रोडक्ट तो मिल गए अपने को। अब और देखो क्या है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। भाई क्या करेगा ये? तो यहां होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या होता है ये? बल्कि अगर और अच्छी भाषा में लिख लें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, प्रोटॉन यहां बनता है और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो इसमें एक और काम होता है, वो होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? साइक्लिक में केवल PS1 काम करता है, जबकि नॉन साइक्लिक में PS1-2 दोनों काम करते हैं। पहले PS2 फिर PS1। साइक्लिक में केवल ATP बनता है, इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से निकलता है वो घूमकर वापस अपने पास आ जाता है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कभी भी वापस नहीं आएगा, बल्कि NADPH2 बनाकर खत्म हो जाएगा, है? तो क्या क्या बना? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बना, NADPH बना और रिलीज ऑफ फोटो हुआ, जबकि यहां केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल ATP बनता है। पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द इलेक्ट्रॉन्स वर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो ये कहां से होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से फोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दो वाटर मॉलिक्यूल से, और ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल जाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट Mn++ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लोरीन भी करती है, कैल्शियम भी करता है। ठीक है ना? तो किससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS सेकंड. Water is split into 2H+ ON electron. So this is a very important process. Very important. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किससे रिलेटेड हो गया बेटा? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलेटेड हो गया, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे रिलेटेड हो गया? PS सेकंड से। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब एक और बात, ये वाटर बनता है,
So we need to emphasize here the water splitting complex is associated with PS2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. पीछे मैंने बताया था ना, कहाँ पे होता है ये? इनर साइड पे होता है। PS1 कहाँ होता है? बाहर साइड, नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर होता है। The protons and oxygen formed are released in lumen of thylakoid. Very important question of NEET. जो ये प्रोटॉन निकल रहे हैं या जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये दोनों कहाँ होने वाले हैं? ये दोनों ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड्स में होने वाले हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी आपने देख लिया, यहाँ PS1 PS2 दोनों एक्टिव होता है, केवल PS1 होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होता है या नहीं होता, वाटर कंज्यूम होता है नहीं होता, ऑक्सीजन लिबरेट होती है नहीं होती, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ वाटर होता है, यहाँ केवल P700 होता है, वहीं से आता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी ये पॉइंट तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, DCMO इसका इनहिबिटर है ना, नहीं पूछा जाता। ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट दोनों में मिलता है। यहाँ NADPH और ATP दोनों बनते हैं, यहाँ केवल ATP बनता है, तो दैट इज द मेजर पाथवे। क्लियर? अब भाई ये ATP बनता कैसे है, जरा ध्यान दीजिए इसकी तरफ। कैसे ये ATP बनेगा जरा समझिए। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा एक ग्रेना थैलेकॉइड है। ग्रेना थैलेकॉइड में देखो ये PS2 है और ये हमने PS1 बना दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले मान लो यहीं से लाइट एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन निकला FD के पास पहुंचा, विच इज द एक्सेप्टर, फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचा। फेरिडॉक्सिन से ये FNR, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD+ और ये H+, ये H+ कहाँ से है? तो ये H+ जो मिल रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं स्ट्रोमा से, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान NADP+ से NADPH की सिंथेसिस होती है और स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। पहली बात समझना। अब यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना बेटा, तो इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के लिए किससे लेगा? PS2 से लेगा। यहाँ भी लाइट आई, इसका इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन यहाँ लेने वाला कौन है? यहाँ है प्लास्टोक्विनोन। और ये प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये हाइड्रोजन कैरियर है, तो प्लास्टोक्विनोन PQH2 में कन्वर्ट होता है लेकिन, और इसको चाहिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? अगेन ये हाइड्रोजन आएगी स्ट्रोमा से। तो इसका मतलब इस प्रोसेस के कारण भी स्ट्रोमा में प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, यानी एक तरह से बोलो तो ये स्ट्रोमा से इस ल्यूमेन में, ये कौन सा पार्ट है? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, यहां पर प्रोटॉन को पंप कर रहा है। ये देखो यहां से लिया और यहां पंप कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम B6F के पास, जो फिर प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इधर चला जाता है। कहा था, लेकिन अब यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? तो इसके लिए ऑक्सीडेशन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी बताया मैंने आपको। ये यहां पे प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके कारण प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो लगातार जब तक, अच्छा ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा कब तक? ये प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट है बेटा, याद रखना। कैसा है ये? हाँ, लाइट डिपेंडेंट। तो जब तक लाइट है, जब तक लाइट है तब तक ये प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस बंद नहीं होगा। जब तक लाइट है तब तक H2O से वाटर का ब्रेकडाउन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होते रहेंगे। ठीक है, और तब तक ये आगे जाते रहेंगे और यहां पर ATP बनेगा और यहां NADPH2 बन जाएगा। अब पढ़ा था ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ATP बन जाता है। तो ATP और NADPH2 कब तक बनता रहेगा? जब तक लाइट रहेगी। अब सब बनता कैसे? तो ध्यान दो, 3 प्रोसेस मैंने बताए हैं। ड्यूरिंग पंप, इसको पंप बोल दिया, मान लो यहां बाहर से लेकर अंदर भेज रहा है, प्रोटॉन डिक्रीज हो रहे हैं कहां? स्ट्रोमा में। ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ NADPH2 प्रोटॉन डिक्रीज हो रहे हैं, और ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं कहां? अंदर। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि ये जो स्ट्रोमा का ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, सॉरी, ल्यूमेन वाले पार्ट में प्रोटॉन का हाई कंसंट्रेशन हो गई और स्ट्रोमा में लो हो गई। हो गया ना केमियोस्मोसिस। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये, सो केमियोस्मोसिस बोलते हैं। तो अब ये जो प्रोटॉन है ये CF0 और CF1, अब इसे
क्लोरोप्लास्ट का होने के कारण CF0 बोलते हैं और इसे CF1 बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 बोलते हैं। ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है। जब ये यहां से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आएंगे तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स। आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है या सिंपली जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। अगर ये ग्रेडियंट नहीं होता, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा नहीं होते और बाहर की तरफ कम नहीं होते, तो इसका मूवमेंट नहीं होता। समझ आया? तो जब ये मूवमेंट होगा, जितनी बार ये बाहर आएगा उतनी एटीपी बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इधर एटीपी बन रहा है और उधर NADPH2। अब देखो, थ्योरी में इसको एनसीईआरटी ने समझाया है कि 3 प्रोसेस है। पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको कि जो प्रोटॉन है वो एक्यूमुलेट होते हैं कहां पर? ल्यूमेन में। दूसरा, जब ये ट्रांसफर होता है तो क्या होते हैं, वो जो कैरियर है उनसे आ जाता है, पंप से आ जाता है। और तीसरा, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है वो स्ट्रोमा साइड पे होता है। तो जब NADP+ से NADPH2 बनता है तो इसके रिमूव हो जाते हैं। यानी विद इन द क्लोरोप्लास्ट, प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, while in the lumen there is accumulation of process। क्या हो गया? प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। ठीक है ना? जाहिर है पीएच ज्यादा, जहां प्रोटॉन ज्यादा होगा वहां पीएच कम होगा, जहां पीएच प्रोटॉन कम है वहां पीएच ज्यादा होगा, है ना? तो दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आखिर हम इस ग्रेडियंट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हम ग्रेडियंट की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर ग्रेडियंट बनेगा तभी तो इसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी। तो द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। कहां से कहां? मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेस। ठीक है? अब जब ये एटीपी सिंथेस से निकलेगा तो क्या होगा? एक्टिवेट कर जाएगा उसको और एटीपी बन जाएगा। ठीक है? 2 पार्ट है इसमें। देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F0 F1 होता है, वैसे इसमें भी है। एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में है और एक स्ट्रोमा की तरफ है। और जो स्ट्रोमा की तरफ पार्ट है वहीं पर एटीपी सिंथेस एंजाइम है। उसमें जब ये निकलता है तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और एटीपी बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा गया कि भाई ये बताओ, केमी सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, क्या क्या चाहिए? ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली नीट में ये आया है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो इट रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सही है, याद रखना। तो यहां मेम्ब्रेन कौन सी है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एक एटीपी सिंथेसिस। यानी कितनी चीजें चाहिए इसको? एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक पंप चाहिए, एक तो ग्रेडियंट चाहिए और चौथा एटीपी सिंथेस। ये 4 चीजें मिल जाए तो केमी ऑस्मोसिस हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट। एनर्जी यूज होती है। And ATP synthase has a channel that allow diffusion of proton back to the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme और जैसे ही ये एंजाइम होगा एक्टिव, ATP बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही होता था ना, F0 F1 में। F1 में जैसे ही एक्टिव होता था ATP बन जाता था। तो इसकी खास बात क्या हुई? Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be immediately use in the biosynthetic reaction takes place in stroma। ग्रेना में कौन सी रिएक्शन हुई? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा की कौन सी होगी? बायोसिंथेटिक। तो ग्रेना वाले को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है? और इससे क्या होगा? फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा, शुगर बन जाएगी और यही हमारा पर्पज है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर शुगर कैसे बनेगी? तो कई तरह के डिस्कवरीज की बात आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैल्विन साइकिल, मेल्विन कैल्विन। वर्ल्ड वार के समय जब दुनिया परेशान थी, कहाँ ये परेशान थी? न्यूक्लियर चीज़ों को लेकर परेशान थी, उस समय इन्होंने, कैल्विन ने इसको डिस्कवर किया। तो देखिए, कैल्विन एंड कोवर्कर्स worked the whole pathway and showed the pathway operated in a cyclic manner. RUBP was regenerated. Calvin pathway occur in all photosynthetic plant, वो चाहे C3 हो या C4 हो, कोई भी हो, सब में कैल्विन साइकिल होगी, सब में कैल्विन साइकिल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत समय तक परेशान रहे। एनसीईआरटी ने भी प्रॉपर एक्सपोजर दिया है इस टॉपिक को। ये जो राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट है, यही है CO2 एक्सेप्टर। ये क्या है बेटा?
ये CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो कार्बन है वो 5 कार्बन है। कार्बोक्सिलेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो जो कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर है 3 कार्बन। तो बहुत दिनों तक साइंटिस्ट इसी कंफ्यूजन में उलझा रहा कि अगर ये जो प्रोडक्ट है दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, और फर्स्ट प्रोडक्ट 3C होने के कारण ही इस साइकिल को केल्विन साइकिल के अलावा भी एक नाम देते हैं C3 साइकिल। जिन प्लांट में C3 साइकिल होती है दैट प्लांट्स आर आल्सो टर्म्ड एज C3 प्लांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो ये जो C3 साइकिल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूजन में पड़े रहे भाई। क्या का कंफ्यूजन कि अगर 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो पक्का एक्सेप्टर कैसा होगा, 2 कार्बन वाला होगा। लेकिन बहुत बाद में पता चला कि ये कीटोज सुगर है। यस, एक कीटोज सुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन है और ये है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। फिर यहां जो एंजाइम काम करता है, व्हाट द नेम ऑफ एंजाइम, RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये भी बड़ा विचित्र एंजाइम है, पढ़ेंगे भी इसके बारे में। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, लेकिन यहां कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है ये जब फिक्सेशन की बात होती है। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है ये बेटा। दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन यही है। कौन सी? रूबिस्को या RUBP कार्बोक्सिलेज, बल्कि इसका पूरा नाम है रूबिस्को ही लिख देता हूं तो सही रहेगा, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बड़ी कहानी है, बाद में बताएंगे। ये दोनों तरह के काम करता है, मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ये CO2 से भी जुड़ता है और ये O2 से भी जुड़ता है। लेकिन जब CO2 से जुड़ता है तो होती है C3 साइकिल, और जब O2 से जुड़ता है तो होती है C2 साइकिल। C2 साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, बाद में बताएंगे। खैर, तो अब ये फिक्सेशन करके इसने बनाया फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर देखो रिडक्शन होता है, जो अभी लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बने थे ना, तो ये ATP और NADPH खर्च होते हैं और बन जाता है ट्राइयोस फॉस्फेट। वहां से फिर सुक्रोज बनता है। पहले तो सबसे पहली जो शुगर बनती है वो कौन सी बनती है? सबसे पहली शुगर जो बनती है वो फ्रक्टोज बनती है, फिर सुक्रोज और फिर स्टार्च। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज हो जाती है। कुछ ट्राइयोस फॉस्फेट वापस रीजनरेशन में जाता है ताकि ये राइबोलोज फिर भी तो बने ना भाई। तो ये जो स्टेप है यहां एक ATP खर्च हो जाता है। दिस रीजनरेशन स्टेप इज क्रूशियल स्टेप। और ये जो कार्बोक्सिलेशन है, NCERT लिखती है कि भाई ये तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। रीजनरेशन भी जरूरी, क्योंकि अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो दोबारा फिर से फिक्सेशन कैसे होगा। तो फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 अगर आपसे कोई पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, बताइए कितने ATP और NADPH2 चाहिए। तो देखो यहां 2 मॉलिक्यूल है बेटा इसके, ये रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये 5 कार्बन है ना। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया? 2 ATP और एक 2 NADPH2 और एक ये वाला हो गया। तो इसमें खर्चा होंगे 3 ATP और 2 NADPH2 या NADPH। समझ में आ गया? ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब ग्लूकोज में कितनी होती है, हेक्सोज में कितनी होती है? सर 6 CO2 पाई जाती है, या सीधे से बोलते हैं कि 6C पाया जाता है। तो एक ग्लूकोज के फिक्सेशन में कितना चाहिए? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 तो ATP चाहिए भाई, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 क्या चाहिए? 12 चाहिए NADPH। तो 18 ATP और 12 NADPH हमको चाहिए, और ये जब हमको मिल जाएंगे तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। कौन सी साइकिल से? C3 साइकिल से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, C3 साइकिल सब प्लांट में होती है। सब प्लांट मतलब चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, ये साइकिल तो सब में मिलती है। क्लियर? तो बस यही है। अब हम बात कर रहे थे रूबिस्को की। तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है बेटा, इसकी खासियत क्या है? जब यहां पर हाई ऑक्सीजन होगी,
इसकी एक्चुअली एफिनिटी CO2 O2 दोनों के लिए है, दोनों के लिए एफिनिटी रखता है, लेकिन CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी है। बट अगर कंडीशन चेंज हो जाए, हाई O2 हो जाए, टेम्परेचर जो है वो भी हाई हो जाए, लाइट इंटेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा रहे, तो लाइट इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और O2 भी ज़्यादा है, CO2 कम है, तो ये क्या कर देगा, ये फिर ऑक्सीजनेज बन जाएगा। और ऑक्सीजनेज का मतलब कि ये RuBP को ब्रेक कर देगा, किसमें, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल PGA में और एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट। यानी जो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था जिसमें आपने पीछे देखा था, 1 CO2 जुड़ती है और 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। हालांकि वो ब्रेक डाउन हो जाता है और 3 कार्बन का फर्स्ट आप बोलो आपको स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहां क्या हुआ, इसने ब्रेक डाउन कर दिया भाई, ग्लाइकोलेट बनाया, और ये ग्लाइकोलेट पहुंचा कहां, पेरोक्सीसोम में, वहां ग्लाइसिन बनाएगा और ये ग्लाइसिन पहुंची माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां CO2 का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ CO2 हो रहा है। ध्यान दीजिए, पीछे तो आपने पढ़ा था कि भाई कितना ATP खर्च करके CO2 फिक्स किया गया, एक CO2 फिक्सेशन में 3 ATP और 2 NADPH2 लगे, इतना खर्चा करके तो बेटा फिक्स किया था, और इसने क्या किया, लॉस कर दिया उसका, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों ऑर्गेनल फोटो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। अब एक और मजेदार बात, ये देखो यहां ATP खर्चा हो रहा है, ध्यान देखिए, यूज ऑफ ATP। अरे सर ये कैसा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में तो ATP बनता है बेटा, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन। कहां होता है, ये होता है केवल और केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होता है। यूज ऑफ ATP करके ये CO2 को रिलीज करता है। तो ये कैसा फिनोमेना है, यूजफुल? अरे नहीं भाई, ये एक वेस्टफुल फिनोमेना है, इसमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हो जाता है। एंड दैट्स वाई जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम इसीलिए बात करें कि साहब जो ये C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी, C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन से जो C3 प्लांट है उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? देखो यही बात आई है इसमें, एनसीईआरटी लिखती है रुबिस्को मच ग्रेटर एफिनिटी टू CO2 NO2, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। हाँ, जब रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है दोनों से बाइंड होती है, लेकिन जब O2 डज बाइंड टू रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने बता दिया। इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड दैट्स व्हाई इट इज द वेस्टफुल फेनोमेना भाई। और इसी के कारण जो एक मजेदार बात देखो, जो C4 प्लांट है, इन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है बेटा, ये एंजाइम साइड पे हमेशा CO2 बढ़ा के रखते हैं। हाँ, this takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in bundles। पढ़ाएंगे अभी पूरी बात। तो इसलिए क्या होता है, इनमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मिनिमाइज होती है। और अगर C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिव एंड यील्ड्स आर बेटर इन दिस प्लांट। और एक और बात, C4 प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। तो C3 और C4 में जो बड़ा मेजर डिफरेंस आया वो ये आया कि ये जो C3 प्लांट है ये फोटो रेस्पिरेशन करके एनर्जी को लॉस कर देता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो C3 और C4 प्लांट है इनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है। क्या खास बात है, देखो इन C4 प्लांट की अगर बात करूं तो ये बंडल शीथ सेल्स होती हैं और इनमें बड़ी बड़ी इस तरह से बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं जिसको, इस तरह से अरेंज होती हैं। ये थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इम्परमिएबल फॉर गैसेस होती हैं। कैसी होती हैं, इम्परमिएबल है, यहां से होके कोई गैस नहीं जा सकती। और एक ही लेयर नहीं होती, इनकी कई कंसेंट्रिक लेयर होती है इस तरह से। और इसके बाहर की जो सेल है वो नॉर्मल सेल्स होती हैं। तो ये वाली सेल कौन सी हो गई भाई, ये हो गई बंडल शीथ सेल्स। और ये वाली कौन सी सेल हो गई, ये हो गई मीजोफिल,
ये सेल हो गई मीजोफिल सेल। तो ये जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं इनमें होता है बेटा रुबिस्को। रुबिस्को यहां प्रेजेंट होता है, समझ में आया? तो ये क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज मतलब यही जो इस तरह पाई जाती है इन्हीं को बोलते हैं। तो यहाँ क्रैंज एनाटॉमी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। यहाँ मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है या डाइमॉर्फिक। और सर ये क्या होता है? मीजोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अलग तरह के होते हैं और बंडल शीथ के अलग। क्योंकि ये जो मीजोफिल के हैं ना, इन मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एब्सेंट होती है। यहां मीजोफिल में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्केज, और जबकि यहां रुबिस्को प्रेजेंट होता है। समझ आया ना? बहुत डिफरेंस है दोनों में। एक और बात क्या आई, बंडल सेल यूजुअली डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बंडल सेल पॉजेस प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसमें? C4 प्लांट में। ये तो मीजोफिल सेल है, C3 प्लांट की बात कर रहा हूं। इन हायर प्लांट ऑपरेटिंग C3 साइकिल द क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना पाए जाते हैं। ये मीजोफिल वाले में भी ग्रेना होते हैं। सेम प्लांट C4 प्लांट में ही जो मीजोफिल वाला होता है ना, इसमें भी ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें जो बंडल शीथ सेल है इसमें भैया ग्रेना भी एब्सेंट होता है। ए ग्रेनल इन बंडल शीथ सेल, ठीक है। यहां मीजोफिल सेल परफॉर्म कंप्लीट, यस, खाली मीजोफिल सेल में ही फोटोसिंथेसिस होगी। यहां मीजोफिल सेल परफॉर्म ओनली इनिशियल फिक्सेशन, पहले मीजोफिल में फर्स्ट फेज में यहां होगा और सेकंड फेज में यहां होगा। 2 बार फिक्सेशन होता है। समझ में आया कैसे कैसे होता है? जरा 2 बार फिक्सेशन देखो। C4 पाथवे की जब हम बात करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक CO2 आ रहा है, यहां पे एक्सेप्टर कौन है? PEP, फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये है CO2 एक्सेप्टर, जो इन्वायरमेंट से CO2 ये ले रहा है। एंजाइम कौन होगा फिक्सेशन के लिए? यहां पे होगा पेप्केज। एंड ये हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव। किसके लिए हाईली सेंसिटिव है बच्चा? CO2 के लिए। बहुत एफिनिटी है, इसलिए यहां कोई फोटो रेस्पिरेशन का खर्चा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। फिक्स होकर C4 एसिड बनाता है और फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहां बनता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? OAA, दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। कितने कार्बन है? 4। फिर इससे क्या बनता है? इससे मैलिक एसिड बनता है या एस्पार्टिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। फिर ये 4 कार्बन ट्रांसपोर्ट होके, देखो ये पहला फंक्शन कहां हो रहा है? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में फर्स्ट फिक्सेशन होता है। सेकंड फिक्सेशन कौन सी सेल में होगा? तो जो सेकंड फिक्सेशन है वो होगा बेटा बंडल शीथ सेल में। क्या होगा? अब ये जो C4 एसिड आया ना, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगी, और इस CO2 को कौन लेगा? रुबिस्को एंजाइम यहां काम करेगा। तो समझ गए ना क्यों फोटो रेस्पिरेशन नहीं है? क्योंकि इसको CO2 इन्वायरमेंट से चाहिए ही नहीं। इसने CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म रखी है। क्या है इसके पास? इसके पास है CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, क्योंकि एसिड से बना रहा है ना CO2, और ये पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट फिर से ट्रांसपोर्ट होकर यहां चला जाएगा और रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन एक ही खास बात, यहां लगभग 2 ATP के बराबर एनर्जी कंज्यूम होती है। आपने पढ़ा है कि जब रुबिस्को के पास यहां फिक्सेशन होता है तो एक CO2 के लिए कितना खर्चा होता है? 3 ATP और 2 NADPH2, ये खर्चा होता है ना। अब 2 और बढ़ गए, तो फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 बताओ क्या होगा? फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। यहां पर बेटा 5 ATP हो जाएगा और NADPH2 कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे। खर्चा बढ़ गया। अगर हम 1 ग्लूकोज बनाने की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक ग्लूकोज के लिए 30 ATP, सॉरी यहां हम 1 की बात कर रहे थे ना बेटा, तो 2 हो जाएगा। 5 ATP और 2 NADPH, तो 30 ATP प्लस NADPH कितने हो जाएंगे? 12 NADPH। 30 ATP लग रहा है, सोचो यहां पर
और वहां कितना लग रहा था पीछे वाले में 18 एटीपी, NADPH तो बराबर है। तो ज्यादा एनर्जी लगने के बावजूद भी ये वाला जो प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली एफिशिएंट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देखी आपने, पेप्केज है ही नहीं। द बंडल सेल आर रिच इन एंजाइम रूबिस्को बट लैक पेप्केज। और मीजोफिल सेल में क्या है? उल्टा। मीजोफिल सेल में क्या है? यहां देखो, मीजोफिल सेल में पेप्केज है, मीजोफिल लैक रूबिस्को। बड़ी प्यारी कहानी है इसमें, ठीक है। तो C4 एसिड, अच्छा इसमें C4 में सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ये 4 कार्बन कंपाउंड है एंड दैट इज टर्म्ड एज फर्स्ट प्रोडक्ट। और चूंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला है इसलिए इसे हम लोग C4 प्लांट कहते हैं, साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं, समझ में? तो thus the basic pathway result in formation of sugar. Calvin pathway is common to the C3 and C4 plant. एक बड़ी बात आ रही है भाई, क्या बड़ी बात आ रही है कि C3 और C4 इन दोनों प्लांट में ये वाली जो साइकिल है कैल्विन साइकिल ये तो होगी। आइए जरा डिफरेंस देखें, बड़ा प्यारा डिफरेंस एनसीईआरटी कहती है। सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। बताओ, तो C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल किस में होगी? मेसोफिल सेल में होगी, है ना, कैल्विन साइकिल। और C4 में किस में होगी? तो C4 में ये बंडल शीट में हो जाएगी। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर यहीं पे होगा, जबकि यहां किस में होगा? यहां मेसोफिल सेल में हो जाएगा। हाउ मेनी सेल टाइप डज लीफ हैव दैट फिक्स CO2? भाई यहां पर 1 है और यहां पे 2 है। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? बताओ, यहां C3 में कौन सा है? RUBP। यहां कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। एक्सेप्टर में कितने हैं? तो एक्सेप्टर में 5 कार्बन है। यहां एक्सेप्टर के पास कितने हैं भाई? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास कितने हैं? जल्दी से बताओ। तो यहां है 3 कार्बन। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? यहां कौन है? यहां पर प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां कौन सा है? यहां पर आपके पास है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो यहां पर 3 है, यहां 4 है ना। 4 होने के कारण ये C4 साइकिल कहलाती है, 3 होने के कारण वो C3 साइकिल कहलाता है। डज द प्लांट हैव रूबिस्को? यस, होता है। इसके पास भी रूबिस्को है, बिल्कुल है। डज द प्लांट हैव पेप्केज? अब देखो ये एंजाइम तो मिलता है, ये एंजाइम दोनों में मिलता है, ठीक है। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को? मेसोफिल सेल। यहां कौन सी? बंडल शीट सेल। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर हाई लाइट है, ठीक है, तो CO2 फिक्सेशन रेट कैसा होगा? तो जाहिर है हाई लाइट में इसमें मॉडरेट हो जाएगा या लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा और इसमें तो हाई लाइट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एंड लो लाइट इंटेंसिटी? नहीं भाई, नेग्लेजेबल होगा, और इसमें तो नेग्लेजेबल होता ही है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट डेंसिटी? यस, हाई होगा, यहां नेग्लेजेबल होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एंड लो CO2 कंसंट्रेशन? अगर CO2 कंसंट्रेशन लो है तो बिल्कुल होगा, यहां नहीं, नेगोशिएट। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन? नहीं भाई, हाई है तो क्यों होगा? क्योंकि रूबिस्को की तो एफिनिटी है ना उसके लिए, तो यहां नहीं होगा, और यहां तो नेग्लेबल। फिर टेम्परेचर ऑप्टिमा आ जाता है, तो ये लो टेम्परेचर ऑप्टिमा आता है, यानी ये 20 to 25 डिग्री आता है, और ये आपका 30 से 40 डिग्री आ जाता है। फिर कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं, सिंपल पॉइंट, क्लियर। आइए अब कुछ फैक्टर्स की चर्चा करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। देखो, ये फोटोसिंथेसिस हो या कोई भी प्रोसेस हो, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, 2 तरह के फैक्टर हैं। एक प्लांट के अंदर होता है, वो इंटरनल है, और दूसरा बाहर। प्लांट फैक्टर में क्या आएगा? नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, इनिशियल, मैनी चीज, जो कुछ भी प्लांट की है वो आ जाएगा इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ यहां आता है, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहता है?
If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum. जो सबसे कम वैल्यू में है उस पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंसंट्रेशन, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसिस. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है. तो जो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग फैक्टर बन के आ जाएगा. हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ क्या है, लाइट की पहले चर्चा करते हैं. लाइट में देखो, लाइट क्वांटिटी है, लाइट इंटेंसिटी है, लाइट ये हो गई क्वालिटी, ये हो गई लाइट की क्वांटिटी, और ये हो गया ड्यूरेशन. तो इसमें एक बड़ी बात है कि फोटो जो ड्यूरेशन है ये रेट को इफेक्ट नहीं करती. क्यों भाई, ड्यूरेशन क्यों नहीं करती रेट को इफेक्ट? सीधी सी बात है, अगर लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना. लेकिन लाइट की क्वालिटी, कैसी लाइट है, तो आपने पढ़ा था ब्लू लाइट रेड लाइट में ज्यादा. लाइट इंटेंसिटी लीनियर रिलेशनशिप है, देखो लो लाइट इंटेंसिटी में, उसके बाद एक समय के बाद फिर कांस्टेंट, फिर नहीं होता है. सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी. लेकिन जैसे ही वो हाई पे पहुंचता है तो एक बड़ी प्यारी बात आती है, लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा ये पॉइंट को. 10% जो फुल सनलाइट होती है उस पर सेचुरेशन हो जाता है, यानी इसके बाद अगर आप लाइट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. तो बड़ी प्यारी बात आती है, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट. जो शेड में है प्लांट, भाई उन्हीं को तो समस्या होगी ना. क्यों? क्योंकि बाकियों के से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. तो इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, और जिससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है. कई बार इसको लोग सोलराइजेशन भी कहते हैं. आइए दूसरा फैक्टर CO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधे क्वेश्चन आता है क्या, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट है, खर्चा होता है, तो CO2 ही मेजर लिमिटिंग फैक्टर है. द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर, हमको पता है 0.03 से 0.04% है. तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फिक्सेशन भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाएगी तो डैमेज कर देगी. क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा हुई तो फिर टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ने लग जाएगा. तो C3 एंड C4 प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन. कैसे? लो लाइट कंडीशन में नीदर ग्रुप रेस्पॉन्स टू हाई CO2, लाइट कम है तो कम खर्चा होगा. C4 प्लांट का सेचुरेशन आता है 36 से 60 माइक्रोलीटर पर लीटर पर. आप जानते इतनी तो कार्बन प्रेजेंट, कोई समस्या नहीं है. यानी C4 को प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे इन्वायरमेंट में जितना CO2 है प्रेजेंटली दैट इज सफिशिएंट फॉर C4 प्लांट. लेकिन जब हम C3 की बात करते हैं तो इसको 450 माइक्रोलीटर पर लीटर तक अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी. तो करंट अवेलेबिलिटी किसके लिए लिमिटेड है? ये लिमिटिंग है C3 प्लांट्स के लिए. C4 प्लांट तो सफिशिएंट है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो 360 पे सेचुरेट हो जाएंगे, और इतना तो लगभग है ही है ना. तो अब एक खास बात आती है, in fact the C3 plant responds to higher CO2 concentration, increase rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used in some greenhouse crop. बड़ा मजेदार बात हो गया भाई. CO2 अगर हम बाहर से प्रोवाइड कर दें तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, है ना. तो टोमेटोज एंड बेल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टोमेटोज एंड बेल पेपर के ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन में हमने इंक्रीज पाया. क्या किया? पाइपलाइन से टोमेटो और बेल पेपर के पास CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी. अब आप बोलो सर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा? दो फायदा. एक तो CO2 फिक्सेशन का रेट बढ़ जाएगा, ये तो पहला फायदा हो गया भाई, CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा. दूसरा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बोलेंगे. फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, एडिशनल सोर्स है. और दूसरा फायदा क्या? CO2 ज्यादा होगी तो स्टोमेटा पार्शियली क्लोज हो जाएंगे, यानी ट्रांसपिरेशन कम होगा. तो एक तरफ ट्रांसपिरेशन बचा रहा है और दूसरी तरफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर,
और उससे हमको हायर यील्ड मिलती है। टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, कोई भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसका जो Q10 होता है वो 2 से 2.5 होता है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या कई बार डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो दो द लाइट रिएक्शन और आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड मच लेसर एक्सटेंट। सी ज्यादा होता है, ये डार्क रिएक्शन ज्यादा, एंजाइमेटिक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी पर सीधे इफेक्ट करता है। तो C4 प्लांट रेस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर एंड सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि C3 प्लांट जो है वो मच लोअर पे काम करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हायर टेम्परेचर पे काम करने के लिए कौन से प्लांट अडेप्टेड हैं? ट्रॉपिकल या टेम्परेट? ट्रॉपिकल, यस, C4 प्लांट। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा दैट द प्लांट्स एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है। लास्ट में एक और सबस्ट्रेट होता है वाटर। इसका क्या रोल है? इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन लाइट रिएक्शन, लेकिन इसका जो वाटर का इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वाटर कम होगा तो प्लांट बिल्ड कर जाएगा। समझ में आया? वाटर स्टेज कॉजेस द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। स्टोमेटा ही बंद हो जाएगा। अरे भाई, अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। बिसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीफ विल्ट, thus reducing the surface area of leaf and their metabolic activity as well। तो यहाँ जो लिमिटिंग फैक्टर, मेन लिमिटिंग फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं बेटा? मेन लिमिटिंग फैक्टर में दो फैक्टर आपके पास आए, एक तो आया टेम्परेचर और एक CO2, जिसमें CO2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CO2 है, टेम्परेचर है और लाइट। लाइट में तीन चीजों की बात की थी, लाइट क्वांटिटी, लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन, जिसमें लाइट क्वांटिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती है। कई ऐसे प्लांट हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहते, सियोफाइट्स बोले जाते हैं। उनको अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखो तो बेचारे मर जाएंगे, तो वो किसी प्लांट के कैनोपी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन कोई फर्क इसलिए नहीं डालती क्योंकि लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्वालिटी इफेक्ट डालती है। क्वालिटी क्या? ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया? तो ये जो फोटोसिंथेसिस है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है, फूड एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो पहले लाइट एनर्जी से ATP बनाया जाता है और फिर वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाती है। ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही बॉन्ड एनर्जी रेस्पिरेशन में आप देखेंगे ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब इस बॉन्ड एनर्जी का जो CC बॉन्ड है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो एनर्जी अभी यहां फिक्स हुई है ना, वो रिलीज हो जाएगी। तो फूड, जो हम फूड खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं। कहां से? फोटोसिंथेसिस से। और उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज की जाती है और CO2 रिलीज होती है। तो ये साइक्लिक पाथवे है। एक से खाना बनता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में फिक्स हो जाती है बॉन्ड एनर्जी के रूप में, और दूसरे में बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करके वापस फिर से इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोनों में, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, केमियोस्मोसिस थ्योरी जो पीटर मिशेल ने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दोनों ही काम करती है। मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए और प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और ATP सिंथेटाइज एंजाइम। ओके, ऑल द बेस्ट।